हेलो स्टूडेंट्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स को हम बहुत अबनॉर्मल मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मल फोर्स को एकदम नॉर्मली हम एक एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स ट्रीट करेंगे और हम देखेंगे कि अलग अलग बॉडीज़ क्या नॉर्मल फोर्स एक दूसरे पे लगाती हैं, है ना। अलग अलग बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे केसेस में कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देखिए और आप समझिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट जो नॉर्मल फोर्स से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय नॉर्मल फोर्स? सो इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स which acts normally means, what do you exactly mean normally? Perpendicularly, okay, between two surfaces in contact, pressing against each other। कोई भी दो सरफेस एक दूसरे को जब दबाने की कोशिश कर रही हैं तो उस केस में ये फोर्स लगेगा, है ना। विल दिस फोर्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ? यस, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ? कि दो बॉडीज होंगी, दो बॉडीज एक दूसरे पे, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक्शन फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन फोर्स लगा देगी, जिसके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होंगी। तो हम वो देखेंगे कि कैसे न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे फॉलो होता है। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। सो ये बेसिक नॉर्मल फोर्स है जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली लगेगा। ठीक है, अब इस केस में देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने केस लिया है कि ये एक सरफेस है, राइट। और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास एम का। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है मास एम का, एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो इस केस में हम क्या डिस्कशन लेते हैं कि सर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। इसी ब्लॉक को मैं लेता हूँ। इस ब्लॉक को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? अगर मैं देखूँ इस ब्लॉक को नीचे की तरफ अर्थ खींच रही है, कितने फोर्स से हम सबको पता है, जिसको हम लिखते हैं वेट, और जिसको हम कैसे लिखते हैं स्मॉल एम इंटू जी। क्लियर है? अब ये बॉडी नीचे क्यों नहीं जा रही है? ये जो बॉडी है ये नीचे सरफेस में घुस के सरफेस के अंदर क्यों नहीं घुस रही है? उसका सिंपल रीज़न है कि सरफेस ने इसको रोक के रखा हुआ है। अब सरफेस ने इसको ऐसे रोक के रखा हुआ है तो सरफेस इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो इस बॉडी पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो एग्जैक्टली कैसे लग रहा है? इस तरीके से पूरी सरफेस पे, पूरा जो बॉटम सरफेस जो है इस ब्लॉक की, इस सरफेस के साथ, या इसको मैं लिख देता हूँ ग्राउंड के साथ, राइट। ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, उस पर पूरा नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो एन है। अब इस बॉडी, ये बॉडी क्या है? ये बॉडी एक इक्विलिब्रियम में है ना, जिसको हम बेटर कैसे लिखते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब वेलोसिटी या तो ज़ीरो होती है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कैसे कांस्टेंट? मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। अब यहाँ पे कौन सा केस लगेगा? यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मैं वर्टिकल डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन लेता हूँ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स। सो टोटल समेशन जो फोर्स का होना चाहिए वाई डायरेक्शन में वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रही है। तो कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं? एक एन लग रहा है ऊपर की तरफ, एक एम जी लग रहा है नीचे की तरफ। तो एन क्या होना चाहिए? एम जी के इक्वल होना चाहिए। बात समझ आई आपको? दूसरे तरीके से आपको समझना है तो मैं अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ। तो एन पॉजिटिव हो जाएगा, एम जी नेगेटिव हो जाएगा, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। वहाँ से भी आपका एन एम जी के बराबर आ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी, है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब आप बोलते हो सर हमेशा एन एम जी के बराबर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मल केसेस में होता है ऐसा। ठीक है, चेक करते हैं। देखो, दो ब्लॉक रख दिए एक दूसरे के ऊपर, अब बताओ नॉर्मल फोर्स कितना होगा? तो मैं मान के चलता हूं कि ये ग्राउंड है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, इस ब्लॉक को मैं ले लेता हूँ M2, इस ब्लॉक को मैं ले लेता हूँ M1। ठीक है, अब क्या है कि ग्राउंड और M2 के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उसको मैं N2 ले लूँगा, और M1 और M2 के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा उसको मैं N1 ले लूँगा। तो अब इनके फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? क्या हम ही बनाएंगे? बना दो भाई। M1 M2। अब एक बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। लोग ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाते हैं, बट मैं ग्राउंड की सरफेस को भी ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो ग्राउंड की सरफेस है ये मैंने यहाँ ले ली। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। M1 पे कौन से फोर्स लगेंगे? M1 पे M1G नीचे की तरफ लगेगा, जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ सबको खींच रही है, जिसका भी मास है
सबको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है सरफेस पे, ठीक है। m1 पे नीचे की तरफ लगा m1g, बट ये जा क्यों नहीं रहा नीचे, है ना, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। क्लियर। सो यानी कि जो नेट फोर्स है वाई डायरेक्शन में इस पे, यानी कि जितने फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी कि जितने फोर्स m1 पे ऊपर लग रहे हैं उतना ही फोर्स m1 पे नीचे भी लग रहा है। हमें नीचे वाला दिख रहा है m1g, तो ये ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा होगा n1। कौन लगा रहा है, m2 लगा रहा है। किस पे लगा रहा है, m1 पे। तो जिस पे फोर्स लगता है उसके फ्री बॉडी डायग्राम में आप लिखोगे। अब इसको कैसे लिखना है, n1 को, n1 जो है वो m1 पे लग रहा है, अभी हम n1 पे ले रहे हैं। किस तरफ लग रहा होगा, देखो m2 क्या कर रहा है, m2 m1 को रोक के रख रहा है। m1 g के कारण नीचे ग्रेविटी से गिरना चाहता है, बट m2 ने उसको रोक के रखा हुआ है। जब उसने उसको रोक के रखा है तो ये जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग जाएगा n1। अंडरस्टूड। अब m2 ने m1 को रोक के रखा है, बट m1 भी m2 को किस तरफ प्रेस कर रहा है, नीचे। कितने फोर्स से करेगा, सेम n1। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है n1, m2 पे नीचे की तरफ लग रहा है, m1 पे ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर। और कौन सा फोर्स m2 पे लग रहा है, m2 पे नीचे की तरफ लग रहा है m2g। अब हो क्या रहा है कि m2b जो सरफेस है उसको प्रेस कर रहा है, कितने फोर्स से, n2 फोर्स से। समझ आ रहा है आपको। और सरफेस ने भी m2 को रोक रखा है उतने ही फोर्स से। तो जो n2 फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे देखो लिख रहा हूं यहां पे। समझ आ गया। तो एक और बात है यहां पे, नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स इज अ पुशिंग फोर्स। ये हमेशा जिस भी सरफेस पे लगेगा ये उस सरफेस को हमेशा पुश कर रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो n2 यहां पुश कर रहा है और n1 भी ऊपर लग रहा है, वो भी पुश कर रहा है m1 को। ये सब हो गया, लेकिन अब बात को समझो। ग्राउंड ने m2 को कितना फोर्स लगा दिया, n2 पुश कर दिया ऊपर की तरफ। तो m2 भी ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करेगा n2 से। अंडरस्टूड। बट ये कॉन्सेप्ट कोई बताता नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां से एक इक्वेशन लिखता हूं। m1 ब्लॉक पे, m1 ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, n1 ऊपर की तरफ, m1g नीचे की तरफ, और उसकी वेलोसिटी 0 है। सो n1 विल बिकम इक्वल टू m1g। दिस इज क्लियर। पहली इक्वेशन तो ये आ गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। m2 की अगर हम बात करें तो टोटल फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, n2। टोटल फोर्स डाउनवर्ड जितना लग रहा है वो मैं RHS में लिख दूंगा प्लस m2g। m1g की वैल्यू, n1 की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, m1g प्लस m2g। बन गई बात। n2 आंसर भी हमारे यहाँ आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से समझना है इस क्वेश्चन को, है ना। एक बार आप आराम से देखो, आपको सब समझ आएगा। नीचे वाले में क्यों मैंने बैलेंस किया, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। 0 हो या कांस्टेंट हो, किसी बॉडी की वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स 0 है। यहाँ तो लग ही नहीं रहा, यहाँ लग भी रहा है तो कैंसिल आउट हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं उस बॉडी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंक्लाइन प्लेन आ गया, कर लो बात। आराम ही नहीं है जिंदगी के अंदर। इंक्लाइन प्लेन पे कौन से फोर्सेज लगेंगे, देखो। इंक्लाइन प्लेन पे ना एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg, ठीक है जी। उसके दो कंपोनेंट लेते हैं, क्योंकि यहां पे हमें जो भी सॉल्व करना है इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं अलोंग द इंक्लाइन, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी ले लेंगे, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। गॉट इट। तो mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा अलोंग द इंक्लाइन, एक बनेगा इस तरफ। क्लियर। अब देखो ज्योमेट्री देखते हैं। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, अरे वो पेंसिल रखने वाली ज्योमेट्री नहीं, नॉर्मल मैथ्स की ज्योमेट्री, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल आपका कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल है ये आपका थीटा हो जाएगा। तो mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में और mg sin थीटा इस डायरेक्शन में। अंडरस्टूड। अगर ये दो लग ही रहे हैं तो mg को मैं भूल जाऊंगा। अब हो क्या रहा है, ये जो ब्लॉक है, this block, I will write it down, this block pressing incline, okay, this block is doing what, it is pressing incline with, let's consider, with the normal force n। आप बोलोगे जी ये जो इंक्लाइन है ना, ये इसको इस इंक्लाइन को ये ब्लॉक mg cos थीटा से प्रेस कर रहा है। ना 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 ना, कॉन्टैक्ट फोर्सेज लगते हैं। उसका आंसर अब mg cos थीटा आ जाए तो एक बात है, ठीक है। तो ध्यान से समझो यहाँ पे कि अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का बनाता हूँ और मैं फ्री बॉडी डायग्राम इंक्लाइन का बनाता हूँ,
तो ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है अर्थ के कारण, ये दोनों फोर्सेस अर्थ के कारण लग रहे हैं। ब्लॉक पे इधर कितना लग रहा है, mg cos थीटा। ब्लॉक क्या कर रहा है, ब्लॉक इंक्लाइन पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऐसे, समझ आया। ब्लॉक इंक्लाइन को परपेंडिकुलरली, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलरली लगता है, तो वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इंक्लाइन पे। इसका कोई यूज नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बताया है। इंक्लाइन भी उस पर कितना फोर्स लगा देगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स। अब देखो, ये ब्लॉक ना तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ना ये ब्लॉक तोड़ के इंक्लाइन के अंदर घुस रहा है ना, ये इस तरफ कहीं मूव करेगा, अलोंग द इंक्लाइन फिसलते हुए नीचे जाएगा। तो उस केस में जो एन और एम जी कॉस थीटा है वो इक्वल हो जाते हैं नॉर्मल केस में। समझ आया आपको, ठीक है। ये सिचुएशन है यहाँ पे, है ना। मैंने स्मूथ सरफेस लिया, अगर फ्रिक्शन होगा भी तो हम देख लेंगे, है ना, क्या ही फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। सो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस केस में नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, जब ये एलिवेटर है, ये एलिवेटर कितनी कांस्टेंट स्पीड से, v कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है। तो ये जो ब्लॉक है हमारा, इसका मास मैं m ले लेता हूँ। इस मास को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ m को, तो ये भी कितनी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, v से, ठीक है। अर्थ इस पे कितना फोर्स लगा रही है, mg डाउनवर्ड। क्लियर है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो ये जो है इंक्लाइन की सरफेस में ले लेता हूँ, जो फ्लोर है, ये फ्लोर है ना आपका, जो इंक्लाइन, जो सॉरी इंक्लाइन कह रहा हूँ मैं, ये जो लिफ्ट है ये एलिवेटर है, इसका नाम लिख देते हैं कुछ, इसको हम बोलेंगे लिफ्ट, इसको हम बोलेंगे एलिवेटर, ओके। अब ये क्या है, इसका जो फ्लोर है वो मैंने यहां बना दिया। अब ये जो ब्लॉक है, ये इस फ्लोर को किसी नॉर्मल फोर्स एन लगा रही है, ठीक है। और ये जो फ्लोर है कंप्रेस कर रही है, कंप्रेस कह लो या कह लो प्रेस कर रही है ना। तो जो ब्लॉक है वो इस फ्लोर को नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है एन से, और ये जो फ्लोर है ये इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ एन से प्रेस कर रहा है, गॉट इट। ऊपर की तरफ उस पर एन लगा रहा है, ऐसे रोक के रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ऊपर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो यानी कि क्या है, अगर मैं इस डायरेक्शन को y डायरेक्शन लेता हूं, अगेन मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में y लेके चलूंगा। सो ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन फॉर दिस ब्लॉक शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब n क्या हो जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। बात समझ आई मेरी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोर पे भी कितना फोर्स लग रहा है, कितना मैग्नीट्यूड निकाला mg, तो फ्लोर पे भी mg फोर्स ही लग रहा है ब्लॉक के कारण। इस तरीके से हम फिगर आउट करते हैं डायग्राम को, ठीक है। अगला केस, एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, मास m ले लेता हूं, ठीक है। ब्लॉक आ गया, मास m का, ठीक है जी। एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर। अगेन द सेम थिंग, mg सेंटर ऑफ मास पे, बिल्कुल सेंटर पे नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। ये जो नीचे वाला फ्लोर है, इसका एलिवेटर का जो फ्लोर है ना, वो इसको रोक के रख रहा है, इसको एक्चुअली ऊपर लेके जा रहा है, रोक के नहीं रख रहा है, इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, है ना। पुशिंग फोर्स है, प्रेसिंग फोर्स है, ठीक है। तो वो नॉर्मल यहां लगा रहा है। देखो आपका सवाल ये होता है कि जो फोर्स लगा रहा है उसके डायग्राम में वो फोर्स नहीं आएगा, यानी कि अगर फ्लोर इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो वो नॉर्मल फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है, तो ब्लॉक के डायग्राम में आएगा, समझ आ गया। अब वही ब्लॉक एज पर न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन, नॉर्मल नीचे भी लगा रहा होगा, वो फ्लोर पे आ गया। इसका कोई यूज है नहीं, इसलिए मैं हर बार क्रॉस कर देता हूं। अब इसकी बात करते हैं। इस केस में नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन मिल रही है आपको। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना होगा, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया इस केस में, m इंटू जी प्लस ए। तो इस केस में नॉर्मल फोर्स आप देख सकते हो n इज ग्रेटर देन एम जी, गॉट इट। मतलब मैं जनरली ए को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ कि ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, है ना। उस केस में n क्या होगा, mg से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक्सेलरेशन ले लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसमें दो केसेस हैं, ठीक है। पहले तो मैं ब्लॉक बनाता हूँ, ये रहा आपका ब्लॉक, मास m का, एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा है, mg नीचे लग रहा है, फ्लोर के कारण नॉर्मल ऊपर लग रहा है। अब बट ये एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा है, तो पहला केस ध्यान से समझना, a लेस देन g है, ठीक है। अगर a लेस देन g है, समझ गए, यानी कि एलिवेटर की और ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, ध्यान से समझो, ठीक है। सिंपल वही इक्वेशन लिखेंगे, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो mg n से बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो आप। तो नेट नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो होगा इस केस में वो होगा mg माइनस n। अब ये जो नेट फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो n इस केस में कितना आ जाएगा, m इंटू जी माइनस ए, गॉट इट, ठीक है। इस केस में जो n है वो mg से कम होगा, ठीक है।
सेकंड केस, अगर ए जी से बड़ा हो जाता है, यानी कि ये जो एलिवेटर है ये 11-12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, तो आप समझो कि आप एक लिफ्ट के अंदर खड़े हो जिसकी खुद की एक्सेलरेशन 12 है नीचे की तरफ, तो आप मैक्सिमम कितना जा सकते हो? ऐसा तो नहीं है कि एलिवेटर ने आपको पकड़ के रखा है, आप ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रिंग से बंधे हुए हो, नहीं, आप क्या है, आप फ्लोर पे जस्ट खड़े हो। तो इस केस में क्या होता है कि एलिवेटर जा रही है, लेट्स कंसीडर, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ए कितना है 12, तो एलिवेटर जा रही है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर आप उसके अंदर खड़े हो, आप तो मैक्सिमम, क्योंकि अर्थ आपके मैक्सिमम फोर्स नीचे 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 की तरफ कितना लग सकता है, mg, यानी कि आपकी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट? ओके, तो इस केस में क्या होगा, यू विल लूज टच और कॉन्टैक्ट फ्रॉम फ्लोर। ठीक है, तो नॉर्मल इस केस में जीरो हो जाता है। अब आप बोलोगे सर इसमें होता क्या है, सीधी सी बात है, आपकी एक्सेलरेशन 9.8 हो सकती है, वो 10 से जा रहा है, तो थोड़ी देर में आप हवा में यहाँ आ जाओगे, थोड़ी देर में आप थोड़ा और ऊपर में हवा आ जाओगे। ठीक है, इस तरीके से, और एक टाइम पे आपका सिर टकरा जाएगा यहाँ पे, और ये घातक हो सकता है। तो ऐसी लिफ्ट में कभी ना चढ़ें जो जिसकी स्पीड नीचे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गॉट इट? गेटिंग इट स्टूडेंट्स? ये मैं अपनी रेगुलर क्लास में और डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, फिर भी आई होप दिस इज अनफ। आगे बढ़ते हैं। इस केस में दो ब्लॉक रख दिए, लो डर गए हम तो, है ना, M1 M2। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, बनाते हैं भैया फ्री बॉडी डायग्राम M1, बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम M2, और बनाते हैं एलिवेटर के फ्लोर का भी डायग्राम। अब क्या हो सकता है, मैं मानता हूं कि M1 और M2 के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसको मैं ले लेता हूँ N1, और M2 और एलिवेटर के बीच में जो लग रहा है, एलिवेटर के फ्लोर के बीच में N2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इनका आंसर निकालना है अपने को, क्या मुश्किल काम है, देखते हैं। M1 पे अगेन M1G नीचे लगेगा, M1 नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है, M2 ने उसको रोक रखा है कॉन्टैक्ट फोर्स लगा के, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा के। वो कितना है, N1। किस पे लगा रहा है, M2 लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, M1 पे। तो M1 के डायग्राम में ऊपर की तरफ आ जाएगा ऐसे N1। अंडरस्टूड? और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, v क्या है, कांस्टेंट है। समझ रहे हो स्टूडेंट मेरी बात? अब आगे बढ़ते हैं। M2 ने M1 पे N1 ऊपर की तरफ लगाया, वही N1 M2 पे नीचे की तरफ लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, M2 G लग जाएगा। अब फ्लोर भी क्या लगाएगा, फ्लोर ने भी इसको रोक के रखा हुआ है, फ्लोर भी इसको पुश कर रहा है, तो फ्लोर N2 लगा रहा है। तो फ्लोर के ऊपर M2 जो है वो कितना लग रहा है, N2। इस तरीके, आप समझ आ रहा है? आई होप यू आर श्योर अबाउट कि कैसे लिखना है हमको, है ना? ठीक है ना, रेगुलर क्लासेस में मैं थोड़ा स्लो रहता हूँ, दिस इज़ अ नॉर्मल वीडियो टू गिव ए डेमो, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चलता हूँ। देखो भैया, सब कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, सब कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं। तो पहली बात तो इस केस में देखते हैं क्या होगा। N1 जो होगा वो M1G के बराबर आएगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में जीरो। अंडरस्टूड? तो जो भी ऊपर फोर्स लग रहा है, जो भी नीचे लग रहा है, वो इक्वल हो जाएंगे। इस केस में क्या होगा, इस केस में जितने भी फोर्स ऊपर लग रहे हैं N2, और जितने भी नीचे लग रहे हैं, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे ना गलती से N1 लिखना चाहिए था, मैंने N2 लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज ए मिस्टेक, प्लीज चेक। ये N1 होगा, मैं वाइट से दिखा रहा हूँ आपको, ये N1 होगा। ठीक है, क्लियर नाउ? अब इसमें क्या है कि N2 ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, आई विल हाईलाइट नाउ। N2 ऊपर की तरफ लग रहा है, N1 और M2G नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो N2 इक्वल टू N1 प्लस M2G। N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1G प्लस M2G। क्लियर? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो ये आंसर आपके आ रहे हैं। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि इन दो ब्लॉक्स को आपने सरफेस पे रखा है, वही आंसर से, याद आया, वही आंसर से है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ए से जा रहे हैं, अगेन M1 ब्लॉक, M2 ब्लॉक। ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मल फोर्स N1 ले लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स N2 ले लेंगे। तो जो भी डायग्राम हमने यहाँ बनाए हैं सेम ही डायग्राम बनेंगे, आप समझ रहे हो? अगर ये आपको समझ आ गया तो मैं क्विकली सेम ही डायग्राम बनाता हूँ। देखो, M1, M1G नीचे लगा, नीचे वाले ब्लॉक के कारण N1 ऊपर लगा, नीचे वाले ब्लॉक को मैं यहाँ बनाता हूँ, उस पर N1 नीचे की तरफ लग गया। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ M2G अर्थी खींच रही है, और जो फ्लोर है वो भी N2 ऊपर की तरफ लगा रहा है, दैट्स इट, है ना? अब ये जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, मेरी बात को समझ रहे हो, ये जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से। क्लियर? इसका मतलब पहले डायग्राम में जो N1 लग रहा है दैट शुड बी ग्रेटर देन M1G, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना होगा, N1 माइनस M1G, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, M1 इंटू ए।
सो N1 कितना आ जाएगा, M1 G प्लस ए। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? इस केस में कैसे लिखोगे आप? इस केस में कैसे लिखोगे? टोटल फोर्स अपवर्ड N2 माइनस टोटल फोर्स डाउनवर्ड, क्योंकि देखो अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो टोटल फोर्स अपवर्ड शुड बी ग्रेटर देन टोटल फोर्स डाउनवर्ड। समझ गए? तो टोटल N2 लग रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कितना लग रहा है, N1 प्लस M2G। गॉट इट? दैट शुड बी इक्वल टू M2 इंटू ए। गेटिंग इट? सो N2 माइनस N1। ठीक है, अब N1 यहां से निकाल चुके हो आप, उसको डालो M1 G प्लस ए प्लस M2G इक्वल टू M2A। बन रही है बात? ठीक है, तो अब N2 फोर्स को आप यहां से निकाल सकते हो। N2 फोर्स कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी देखते हैं। N2 विल बी इक्वल टू M1G प्लस ए, ओके, प्लस M2G प्लस ए। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट इट M1 प्लस M2G प्लस ए। ठीक है, ये आपका N2 का आंसर आ गया। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन इस केस में कैसे होगा? इस केस में अगेन आप ले सकते हो M1, यहाँ पे ले सकते हो M2, यहाँ पे M1G लगेगा, यहाँ पे M2G लगेगा, यहाँ पे आपका नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे आपका नॉर्मल फोर्स लग जाएगा N1। ठीक है, वही N1 यहाँ पे लगेगा इस तरीके से, यहाँ पे N2 लग जाएगा। अब फ्लोर का मैं बना नहीं रहा, एक्सेलरेशन A है तो वही नॉर्मल केस ले लेते हैं, एक्सेलरेशन इज लेस देन G। ठीक है, उसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसके लिए अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो M1G माइनस N1 ये नेट डाउनवर्ड फोर्स है, राइट? है ना? दैट शुड बी इक्वल टू ब्लॉक का मास इंटू ब्लॉक की एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम N1 निकाल लेंगे। N1 कितना आ जाएगा, M1G माइनस ए। क्लियर? सिमिलरली आप इसके लिए सॉल्व करोगे, है ना? तो नेट फोर्स डाउनवर्ड कितना होगा, M2G प्लस N1 नीचे की तरफ लग रहा है, ओके, माइनस N2 ऊपर की तरफ, बट ये नेट फोर्स है डाउनवर्ड। सो दैट शुड बी इक्वल टू M2 इंटू जो भी एक्सेलरेशन है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, N1 की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। ठीक है, तो N2 आपका आ जाएगा M2G प्लस N1। मैंने बच्चे यहाँ एक स्टेप खा लिया, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने खा लिया। आप रीअरेंज करोगे यही इक्वेशन बनेगी, N2 इक्वल टू M2G प्लस N1 माइनस M2A। गॉट इट? तो M2G प्लस N1, N1 विल बी हाउ मच, सी यहाँ ऊपर मैंने वैल्यू लिखी हुई है, M1 इंटू जी माइनस ए माइनस M2 इंटू ए। तो देखो बात सीधी सी है ना? ये आ जाएगा आपका आंसर M2 प्लस M1 G माइनस ए। समझ आई बात? इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन जब लेस देन G है। अगर एक्सेलरेशन G से ग्रेटर है तो भैया सब हवा में उड़ते जाएंगे, है ना? समझ रहे हो? एलिवेटर अपनी 12 13 14 15 20 जितनी भी एक्सेलरेशन है उससे चलेगा। ठीक है, और ये जो दोनों ब्लॉक हैं हवा में उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? ये क्योंकि ये गिर रहे होंगे 10 या 9.8 से, तो ये धीरे 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 जाके सब छत पे टकरा जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर एलिवेटर ऊपर से खुली है तो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर? बच्चे ये नॉर्मल फोर्सेस थे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिपिकल टॉपिक्स लूंगा, है ना? ये पहला पार्ट है इस वीडियो का। सेकंड वीडियो में मैं थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा नॉर्मल के, ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आ जाए। एक वीडियो देखनी काफ़ी लंबी हो जाती है, आई अंडरस्टैंड इन टुडेज टाइम, रील के ज़माने में मुश्किल है। ठीक है, तो चेक आउट द सेकंड वीडियो, है ना? पहले ये देखो, उसके बाद सेकंड वीडियो देखो। यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स विल लुक लाइक नॉर्मल टू यू। ओके, सी यू।